Hello everyone, I am Paritosh Srivastav, and today in this video I am going to take the topic Hunger, Hardship and Popular Revolt and 1848, the Revolution of the Liberals, from the chapter The Rise of Nationalism in Europe. तो अभी हमने राइज ऑफ रिवोल्यूशन इन यूरोप में जो इसके पहले जो टॉपिक्स पढ़े उसमें अभी अब तक हमने देखा था कि किस तरह से 1789 का जो रिवोल्यूशन हुआ फ्रांस का, उसके बाद फिर नेपोलियन को हमने पढ़ा, उसके बाद किस तरीके से कंजर्वेटिव्स जो थे उनके हाथ में पावर आई। 1815 के बाद से एक नया रिवोल्यूशन का जो एरा था वो शुरू हुआ, और ये जो रिवोल्यूशन था ये कोई आर्म्ड रिवोल्यूशन नहीं था, और इसमें लिबरल नेशनलिज्म की डिमांड करी गई और इक्वल राइट्स की यहाँ पे बात करी गई। ठीक है, तो कई तरीके के रिवोल्यूशन स्टार्ट हो गए। रिवोल्यूशनरीज हमने पढ़ा था। रिवोल्यूशनरीज कौन थे? जो अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार थे, जो करेजियस थे, जो लिबर्टी की डिमांड कर रहे थे, इक्वल राइट्स की डिमांड कर रहे थे। और मैज़नी के बारे में जैसे हमने पढ़ा कि काफ़ी समय तक वो अंडरग्राउंड भी रहे और सीक्रेट सोसाइटीज़ उन्होंने फॉर्म करी, यंग यूरोप और यंग इटली। तो उनका जो इंटरेस्ट था वो इटली के बाहर भी डिफरेंट यूरोपियन नेशंस तक था। तो अब एक नया जो ट्रेंड, जो नया एक दौर शुरू हुआ वो था हंगर, हार्डशिप और पॉपुलर रिवॉल्ट का, और ये शुरू होता है 1830s से, जहाँ पे कि जो यूरोप के डिफरेंट नेशंस में एक इकोनॉमिक हार्डशिप आ गई। इकोनॉमिक हार्डशिप क्यों आई? क्योंकि प्रोडक्शन, जो मार्केट है वो प्रोडक्शन और कंजम्पशन पे बेस्ड है, जॉब क्रिएशन नहीं हो पा रहा है, काफ़ी ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयड हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है लेकिन प्रॉपर तरीके से जो जॉब मिलनी चाहिए लोगों को वो नहीं मिल पा रही। और बहुत बड़ा रीज़न ये भी क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। आज भी ये प्रॉब्लम्स हैं कि पॉपुलेशन जिस पेस से बढ़ रही है उस पेस से इंडस्ट्रियलाइजेशन या जॉब क्रिएशन नहीं हो पा रहा है। तो थ्रू आउट द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी पॉपुलेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ी यूरोप की, और अनएम्प्लॉयमेंट जैसी प्रॉब्लम भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगी। द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी सॉ एन एनॉर्मस इंक्रीज इन पॉपुलेशन। In most countries there were more seekers of job than employment. Employment कम है यानी jobs कम है, इंडस्ट्रियलाइजेशन उस पेस से नहीं हो पा रहा है, मार्केट का डेवलपमेंट उस पेस से नहीं हो रहा है, और जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है, यानी जॉब सीकर्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। पॉपुलेशन, अब यहाँ पे माइग्रेशन भी होने लगा। रूरल एरियाज़ में जब उनके ग्रेन्स का जो वैल्यू है, जो प्राइसेस हैं वो अगर अच्छी नहीं मिल पा रही हैं, उन्हें प्रॉफिट नहीं हो रहा है फार्मर्स को या पेजेंट्स को, तो वो रूरल टू अर्बन एरियाज़ में माइग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, और इस माइग्रेशन से क्या हो रहा है? जो सिटी है यानी जो अर्बन एरिया है उसमें प्रेशर बढ़ता जा रहा है, वहाँ पर भी फूड शॉर्टेज हो रही है और अनएम्प्लॉयमेंट की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम अर्बन एरियाज़ में देखने को मिल रही है। Population from rural areas migrated to the cities to live in overcrowded slums। ठीक है, जो कि झोपड़ियों में रहने लगे और काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों से, बहुत अनहाइजेनिक एटमॉस्फेयर में उनको रहना पड़ा और बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ी। और ये माइग्रेशन क्यों हुआ? क्योंकि जॉब सर्च के लिए सिटीज़ में जाएंगे तो वहाँ पे उनको जॉब मिल सकती है। फूड शॉर्टेज एंड वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट brought the population of Paris out on the roads। अब ये जो गुस्सा था लोगों का, ये पेरिस में लोग इससे सड़कों पर उतर आए, उन्होंने अपनी डिमांड्स रखनी शुरू करी, गवर्नमेंट के ऊपर जो प्रेशर डालना शुरू किया। ठीक है, कंजर्वेटिव जो रूल कर रहे थे उनके ऊपर प्रेशर डालना शुरू किया। इसी का जो रिजल्ट था नेशनल असेंबली, ठीक है, फ्रांस की जो नेशनल असेंबली थी, प्रोक्लेम्ड रिपब्लिक, ग्रांटेड सफरेज टू ऑल एडल्ट मेल्स। वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का वर्क हुआ। सफरेज यानी जो राइट टू वोट था वो सारे एडल्ट्स को दिया गया, जो एडल्ट मेल्स यानी जो 21 ईयर्स के ऊपर थे उन सबको राइट टू वोट मिला, और एक गारंटी मिली राइट टू वर्क की। तो थोड़ा सा कहीं पे ये लचीलापन
कंजर्वेटिव्स ने दिखाया, प्रेशर इतना ज़्यादा पड़ रहा था कि नेशनल असेंबली को कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग और उसके बाद 21 ईयर एज अटेन कर चुके जो मेल थे उनको राइट टू वोट दिया गया और राइट टू वर्क मिला। 1845 में वीवर्स सिलेसिया की यहाँ पे सिलेसिया का नाम आया है, ये पोलैंड के पास का जो पोलैंड का पार्ट है अब ये, और वीवर्स का वहाँ पे रिवोल्ट हुआ। ठीक है, इस समय पोलैंड का पार्ट है, कभी ये प्रूसिया के कंट्रोल में भी था, चेक रिपब्लिक भी इसके ने भी इसको कैप्चर किया, तो इस समय ये पोलैंड का पार्ट है। तो इन 1845 वीवर्स यानी जो बुनकर होते हैं, वीवर्स एंड सिलेसिया हैड लेड अ रिवोल्ट अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स को प्रॉफिट हो रहा है, वो रॉ मटेरियल उनको सप्लाई कर रहे हैं और फिनिश प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, लेकिन प्राइसेस प्रॉपर नहीं दे रहे हैं, तो इस वजह से ये वीवर्स का रिवोल्ट था। In 1845, weavers in Silesia had led a revolt against contractors who supplied them raw material. Weavers को क्या मिल रहा है? रॉ मटेरियल मिल रहा है और उससे उनको प्रोडक्ट फिनिश करके बना के फिनिश प्रोडक्ट्स देना है, and gave them orders for finished textile. On 4th June, a large crowd of weavers emerged from their homes and marched in pairs up to the mansion of their contractors demanding higher wages. अब प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो लाइवलीहुड है वो इफेक्ट हो रहा है, और जो वेजेस की डिमांड है इनको लेके जो वीवर्स थे ये अपने कॉन्ट्रैक्टर्स के पास जाते हैं 4 जून को सेम ईयर 1845, और उनसे हायर वेजेस की डिमांड करते हैं। भाई आप रॉ मटेरियल हमें दे रहे हैं, हम टेक्सटाइल बना के आपको दे रहे हैं, तो प्रॉपर मैनर में हमको टाइमली सैलरी, टाइमली जो वेजेस हैं वो मिलने चाहिए। द कॉन्ट्रैक्टर्स फ्लेड विद हिज फैमिली टू अ नेबरिंग विलेज which however refused to give shelter to such a person. कॉन्ट्रैक्टर्स वहाँ से भागे और सिलेसिया के पास ही दूसरे जगह में गए ताकि वहाँ उनको शेल्टर मिल सके, बट वहाँ से भी उनको रिफ्यूज़ल मिला। 24 आवर्स के बाद वो लौटे और हैविंग रिक्विजिशन द आर्मी in the exchange that followed, 11 weavers were dead. आर्मी के साथ लौटे, आर्मी का सपोर्ट लेके लौटे, और इस जो लड़ाई में 11 जो वीवर्स थे वो वहाँ पे मारे गए। तो ये था हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। सिलेसिया का यहाँ पे हमने डिस्कशन किया है। फ्रांस में नेशनल असेंबली ने किस तरीके से थोड़ा सा लचीलापन दिखाया और सफरेज मिला एडल्ट्स को अबव 21 years of age and granted the right to work, और वीवर्स रिवोल्ट 1845 का, जिसमें इन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्टर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट किया और हायर वेजेस की डिमांड करी। ठीक है, तो ये था पूरा हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ जो नीड है जो वो बढ़ती है, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, लोग माइग्रेट कर रहे हैं रूरल टू अर्बन एरियाज़ जॉब के सर्च में, और इस तरीके से पैनिक क्रिएट हुआ पेरिस में फूड शॉर्टेज और वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। ये सारा जो सीन था ये यूरोप ने देखा। 1848 का क्या रिवोल्यूशन था लिबरल्स का, रिवोल्ट बाय अनएम्प्लॉयड वर्कर्स एंड पीजेंट्स। अब ये रिवोल्ट आगे बढ़ता गया, ये ऐसा नहीं था कि 45 के बाद रुक गया, ये थ्रू आउट चलता रहा। 1848 का जो रिवोल्यूशन था लिबरल्स का, तो ये एक रिवोल्ट का फॉर्म ले लिया, और इसमें अनएम्प्लॉयड वर्कर्स जो पीजेंट्स थे उन्होंने ये रिवोल्ट किया, उन्होंने जॉब की डिमांड करी। पुअर, अनएम्प्लॉयड एंड स्टार्विंग पीजेंट्स एंड वर्कर्स इन मेनी यूरोपियन कंट्रीज रोज in revolt in the years before 1848. A revolution led by the educated middle classes was underway. ये educated middle class कौन सा था? जो इंडस्ट्रियलाइजेशन आने के बाद जो लोअर क्लास था, यानी जो पेजेंट्स थे, फार्मर्स थे, इनको
फैक्ट्रीज़ में और प्रोडक्शन यूनिट्स में वर्क मिलता है और फिर इनकी इनकम बढ़ती है और फाइनेंशियल स्टैंडर्ड बढ़ता है, इकोनॉमिक स्टैंडर्ड, और ये अपने सिबलिंग्स को की रेयरिंग पे ध्यान देते हैं और एक नया लर्नड एजुकेटेड मिडिल क्लास फॉर्म होता है। तो इन्होंने ये डिमांड रखनी शुरू करी, ये एजुकेटेड मिडिल क्लास था। Men and women of the liberal middle classes combined their demand for constitutionalism and national unification. तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म यानी कि जो पार्ट जिस कंट्री का है वो पूरा एक हो जाए और सेम कॉन्स्टिट्यूशन से वो गवर्न हो, ठीक है। यानी मोनार्की को ख़त्म करने की बात रखी गई ट्रीटी ऑफ वियना के बाद। जैसे फ्रांस पे मोनार्क को इस्टेब्लिश दोबारा से किया गया, डिफरेंट पार्ट्स में किया गया ताकि जो लिबरल्स हैं उनको दबाया जा सके, ठीक है, या जो नेपोलियन के बाद जो इफ़ेक्ट्स आए थे उनको रोल बैक किया जा सके। तो इसके अगेंस्ट उन्होंने आवाज़ उठानी शुरू करी कि अब मोनार्क नहीं रहेगा और कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ही रूलिंग होगी। तो मैन एंड वीमेन दोनों ने, जो मिडिल क्लासेस के थे, तो उन्होंने कंबाइंड फॉर्म में इस डिमांड को रखा। They drafted a constitution for German nation to be headed by a monarchy subject to a parliament, ठीक है। तो उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क की वहाँ पे बात रखी, डिमांड रखी कि कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली ही जो किंग है वो रूल करेगा और पार्लियामेंट का जो एग्जिस्टेंस है या जो रिस्पेक्ट है वो उसको मिलेगी। विलियम IV किंग ऑफ प्रूसिया, जो प्रूसिया के जो किंग थे विलियम IV, उन्होंने इस डिमांड को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया और इलेक्टेड असेंबली को भी उन्होंने अपोज किया, यानी किसी भी तरीके के रिप्रेजेंटेटिव्स का कोई यहाँ पे लेना देना नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके का उन्होंने जो रिएक्शन था उनका ये था। While the opposition of the aristocracy and military became stronger, the social basis of parliament eroded, ठीक है। जो बेसिस था, यानी अगर पूरे कंट्री पे मिलिट्री रूल करेगी या मोनार्क रूल करेगा या एरिस्टोक्रेट्स रूल करेंगे, तो पार्लियामेंट के एग्जिस्टेंस या उसका जो मेन मोटिव है, जो उसकी आइडियोलॉजी है, जो उसका जो सिग्निफिकेंस है, वही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो पार्लियामेंट में कौन होते हैं? हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो हमारे ग्रोथ के लिए, नेशनल ग्रोथ के लिए पॉलिसीज़ बनाते हैं, लॉ बनाते हैं, ठीक है। तो रूलिंग पार्टी या रूलिंग सिस्टम जो पूरा इस्टेब्लिश होता है कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के, उसका पूरा जो कॉन्सेप्ट है वही ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे है कि द सोशल बेसिस ऑफ पार्लियामेंट इरोडेड। नाउ द इशू ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट्स टू विमेन, अब यहाँ पे ये भी आ गया, पॉलिटिकल राइट्स की भी बात, विमेन जो डिमांड थी वो विमेन रख रही थी, लेकिन ये कंट्रोवर्शियल वन था लिबरल मूवमेंट के अंदर, यानी बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो इन्हें इक्वल राइट्स दिलाना चाहते भी थे और बहुत सारे ऐसे भी थे जो कि नहीं चाहते थे। तो कंट्रोवर्शियल ये इशू था कि विमेन को इक्वल राइट्स या वोटिंग राइट्स या सफरेज मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। They were admitted only as observers to stand in the visitors gallery. जो भी प्रोसीडिंग्स होती थी नेशनल असेंबली में या पार्लियामेंट में, तो हर जगह इनको विजिटर्स गैलरी जो होती है वहाँ पर सिर्फ जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको सुनने देखने की ही छूट रहती थी, उसमें डिस्कशंस में वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी। तो ये कहीं ना कहीं एक लिमिटेशन थी विमेन के साथ, और वो इक्वल राइट और जो इक्वल पॉलिटिकल राइट्स की वो डिमांड शुरू से कर रही थी। Monarchs were beginning to realize that the cycles of revolution and repression could be ended by granting concessions to the liberal nationalist revolutionaries. अब यहाँ पे कुछ concessions देने की बात उन्होंने की, यानी हाफ हार्टेडली थोड़ी थोड़ी जो डिमांड्स थी उनको मानने की यहाँ पे उन्होंने शुरुआत करी, ठीक है। किसी तरीके से कंसेशंस दिए जाएं और इस पूरे लिबरल जो नेशनलिस्ट थे, जो रिवोल्यूशन कर रहे थे, चाहे वो अनएम्प्लॉयड वर्कर्स और पेजेंट्स का रिवोल्यूशन रहा हो, या मिडिल जो एजुकेटेड मिडिल क्लास था उसका रहा हो, या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड कर रहे थे, मेन एंड विमेन दोनों इक्वल राइट्स की जो बात कर रहे थे, तो उनको कहीं ना कहीं कुछ टाइम पीरियड के लिए शांत रखने के लिए कुछ कंसेशंस भी यहाँ पे लिबरल नेशनलिस्ट को दिए गए।
तो ये था पूरा हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट, जिसमें पॉपुलेशन ग्रोथ और जो बेसिक प्रॉब्लम्स होती हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की यहाँ पे ज़्यादा डिस्कशन किया गया। लोग माइग्रेट हो रहे हैं। नेशनल असेंबली ने कुछ जो सफरेज टू ऑल एडल्ट्स ये दिया, अबव 21 मेल को दिया था, जो मेल थे और 21 इयर्स की एज अटेन कर चुके थे, उनको राइट टू वोट दिया, राइट टू वर्क भी दिया। फिर वीवर्स का रिवोल्ट हुआ 1845 में सिलेसिया में। फिर 1848 ये भी पूरा रिवोल्यूशन का ही टाइम रहा, पूरा ईयर रहा, जिसमें कि एजुकेटेड मिडिल क्लास, अनएम्प्लॉयड वर्कर्स और सभी ने, मैन वुमेन सभी ने मिलके डिमांड्स, अपने अपने डिमांड्स रखी। और बेसिकली अगर देखिए तो पूरा ये जो डिमांड थी ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और डेमोक्रेटिक नेशन बनाने के लिए थी और नेशनल यूनिफिकेशन की बात थी, यानी जो डिफरेंट पार्ट से बटा या डिफरेंट रूल्स रेगुलेशंस हर जगह चल रहे हैं और प्रिविलेज अनप्रिविलेज क्लासेस का डिस्टिंक्शन चल रहा है या मोनार्की को ज़्यादा पावरफुल बनाया जा रहा है, तो उसके अगेंस्ट ये सारे डिमांड कलेक्टेड और कंबाइंड मैनर में इन्होंने रखनी फिर शुरू करी। तो ये थर्ड फेज था। फर्स्ट फेज जो 1789 का हमने रिवोल्यूशन देखा, फ्रेंच रिवोल्यूशन, फ्रांस से ही शुरू हुआ, ऑल ओवर यूरोप में फिर स्प्रेड हुआ। फिर उसके बाद एक एरा आया नेपोलियन का, रॉबर्सपियर के बाद डायरेक्टरी, देन नेपोलियन के बाद फिर ट्रीटी ऑफ वियना एंड अगेन देन कंजर्वेटिव। ठीक है, तो अब कंजर्वेटिव के अगेंस्ट फिर लिबरल खड़े हुए, जिन्होंने ये डिमांड्स अपनी रखी। सफरिंग्स भी बहुत उन्होंने झेली, बहुत सारे जो सफ़र किया उन लोगों ने, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट के फॉर्म में या फिर इक्वल राइट्स नहीं मिल रहे थे, तो उन सारी डिमांड्स को लेके उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया, जो हमने इस पार्ट में देखा।